सभी और ललन प्रताप सिंह बीजेपी अध्यक्ष, उनको भी चाहता हूं स्टेज पर आ जाए। ललन प्रताप सिंह जी प्लीज सर, अब भी आ जाए। जोरदार तालियों से स्वागत। और मैं माइक सौंपना चाहूंगा हमारे आर.के. गांधी, मैनेजिंग डायरेक्टर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनका स्वागत नहीं हो पाया, अगर किसी का नाम छूट गया है तो पूरी साधना न्यूज की टीम की तरफ से तहे दिल से उनका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और साधना न्यूज इलेक्शन एक्सप्रेस लगातार हम हर इलाके में पहुंच रहे हैं, वहां बातचीत कर रहे हैं। और आज मौका मिला कि हम अंबिकापुर में इस कार्यक्रम को करें। कल ही हम लोगों ने रायगढ़ में इस कार्यक्रम को किया था। रायगढ़ के बाद अगला पड़ाव आज अंबिकापुर में है, कल सूरजपुर में है। और ये बहुत खुशी की बात है कि अंबिकापुर से जुड़े, सरगुजा संभाग से जुड़े गणमान्य अतिथि हमारे साथ में मौजूद है। खुद महापौर जी है, पिछले साल भी उनसे चर्चा हुई थी। और महापौर जी का जिस तरह से विकास कार्यों में उनकी सहभागिता रहती है वो पूरा देश जानता है। और कई बार अंबिकापुर नगर निगम को लेकर, सफाई को लेकर या अन्य कामों को लेकर काफी चर्चा होती रही है। तो चूंकि आज हमारा जो थीम है राइजिंग सरगुजा, राइजिंग छत्तीसगढ़, होता यह है कि किसी भी क्षेत्र का विकास हो तो उससे प्रदेश का विकास होता है, देश का विकास होता है। तो मैं अजय तिर्की जी, डॉक्टर अजय तिर्की जी से शुरुआत करना चाहूंगा कि आपने किस तरह से अपनी भूमिका सुनिश्चित की कि अंबिकापुर शहर का विकास हो, जिससे संभाग का विकास सुनिश्चित हो पाए और छत्तीसगढ़ का विकास में अंबिकापुर का एक अहम सहभागिता रहे। डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो साधना न्यूज़ परिवार को स्वच्छ शहर अंबिकापुर में मैं स्वागत करता हूं। नगर निगम के तारतम्य में और 2.5 साल 3 साल के कोरोना के कठिन समय के बावजूद शासन के द्वारा हमें काफ़ी सहयोग किया गया, जिसमें जो मुख्य समस्या रहती है स्टॉर्म वाटर ड्रेन की, उसके लिए बड़े नालों की स्वीकृति और सड़कों के लिए स्वीकृति। और अभी अभी हमें 100 करोड़ के सैंक्शन कल ही मिला है हमारे सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, जो शहर के लिए एक बहुत नीड था। और सभी को इसके लिए बधाई भी देना चाहूँगा, सामान्य शहर वालों को। उसी तरीके से अभी इंडोर स्टेडियम की भी घोषणा हुई है और सेंट्रल लाइब्रेरी की भी घोषणा हुई है। तो मुझे लगता है कि ये अंबिकापुर शहर के लिए अर्बनाइजेशन के और एक अच्छा कदम और शासन के द्वारा अच्छी सोच के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, और इसी सोच के साथ में आपने उम्मीदवारी के लिए भी आवेदन किया है, जिसकी चर्चा काफ़ी होती रही। जी हाँ, मैं रामानुजगंज विधान सभा क्रमांक 7 से अपनी उम्मीदवारी पेश किया हूँ जी। और बाकी पार्टी और संगठन अगर निश्चित तौर पे, चूंकि आपने कई लोगों का मुफ्त में इलाज किया, और जब आप पहली बार इलेक्शन फाइट कर रहे थे तो हमारी टीम में यहाँ पे पहुंची थी और आपको याद होगा गांधी चौक पे हमने चर्चा भी की थी। और उस चर्चा के दौरान आपने विकास कार्यों की रूपरेखा भी रखी थी। तो जनता तो यही समझती है कि विकास कार्यों की रूपरेखा जनप्रतिनिधि किस तरह से रख पाते हैं। और मैं इसके साथ ही राकेश गुप्ता जी के पास आना चाहूंगा। राकेश गुप्ता जी, ग्रामीण विकास की बात होती है और माना यह जाता है कि भूपेश सरकार में ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफी मजबूत हुई है शहरी अर्थव्यवस्था के मुकाबले। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी राकेश जी। साधना न्यूज और यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में समग्र विकास का प्रयास किया है, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, सड़कों के क्षेत्र में हो, कृषि के लिए पानी उपलब्ध कराने की बात हो, ऊर्जीकरण की बात हो। हर क्षेत्र में एक जो बदलाव दिख रहा है पिछले 4.5 साल में कोरोना काल के बाद भी, वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि हम लोग महसूस करते हैं। जब हम लोग यहाँ से दरिमा के तरफ जाते हैं, एक उदाहरण के रूप में एक रोड का नाम लेता हूँ, तो जैसे रोड का विकास हुआ, जैसे वहाँ से आज फ्लाइट की तैयारी लगभग हो गई है, तो अगर स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे तो वो हेल्थ एक्सप्रेस वे बन गया। नया कांति प्रकाशपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र, कंठी में उप स्वास्थ्य केंद्र, कतकालो में नया उप स्वास्थ्य केंद्र, करजी में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दरिमा में 100 बिस्तर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नया उप स्वास्थ्य केंद्र नान दमाली में। तो ये एक जो विकास का
जो गति है वो बहुत त्वरित गति से ग्रामीण क्षेत्र में आई है। इसी तरीके से अगर धान खरीदी केंद्रों की बात करेंगे, सहकारी बैंकों के नवीन केंद्रों के खुलने की बात करेंगे, तो काफ़ी विकास हुआ। आज ग्रामीण बच्चे स्वामी आत्मानंद स्कूलों में जाकर के पढ़ रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखने से ये महसूस होता है, चाहे वो बाजार हाट की बात करें तो नए नए बाजार हाट के जो निर्माण हो रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि एक समग्र विकास हो रहा है। पेयजल के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा काम हो रहा है। तो कुल मिलाकर के मैं महसूस करता हूँ कि जिन जगहों पे खेत से पानी नहीं पहुँच पा रहा था, आज वो पूरा घुनघुट्टा हो या बाकी कैनाल हो, घुनघुट्टा हो या कुंवरपुर जलाशय हो, इनसे पानी बहुत त्वरित गति से किसानों तक अल्प वर्षा के बाद भी खेती में पहुँच रहा है पानी। तो एक समग्र विकास का स्वरूप अब ग्रामीण में दिखना शुरू हुआ है। सिसोदिया जी भी हमारे साथ में मौजूद है। और सिसोदिया जी, अक्सर अब जब बात होती है 15 साल बीजेपी के विकास बनाम 5 साल कांग्रेस के विकास पे, आपको लगता है कि जो कांग्रेस तुलना करते हैं कि 15 साल में जो काम नहीं हो पाया वो 5 साल में काम हुआ है? बहुत हास्यास्पद है, आत्म केंद्रित है, आत्ममुग्धता का एक सूचक है। मैं अगर नगर निगम के बारे में कहूं तो मैं नगर निगम में अंबिकापुर का बस स्टैंड, स्टेडियम, सैकड़ों ऐसे काम हैं हम जो पिछले भाजपा के कार्यकाल के दौरान का हम लोग गिना सकते हैं। इनके यहाँ केवल भूमि पूजन हो रहा है। कोई भी नए काम जो गिना सकें ऐसा कोई भी अंबिकापुर नगर निगम में नहीं। वही हाल स्टेट गवर्नमेंट का है। स्टेट गवर्नमेंट में भी ऐसा कोई भी उपलब्धि नहीं है जिसका श्रेय ये ले सके। स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से सरगुजा जिले में अगर कोई काम आया हो, नया बस स्टैंड, हमारा ये जो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सारे काम पिछले 15 साल की उपलब्धि है। बाकी विकास के काम, सड़क, पुल, पुलिया, ये तो बनते ही रहते हैं। विकास तो एक सतत चलने वाले पर कोई मील का पत्थर इन्होंने स्थापित किया हो, उसकी बात करनी चाहिए। अभी ये कभी उस पर बात करने लगते हैं, हवाई पट्टी पर केंद्र सरकार के द्वारा, दुनिया जानती है रेलवे और ये सारी व्यवस्थाएं, हवाई जहाज से संबंधित सारी, लेकिन अभी हाल ही में व्यवस्था है। रेल जितने कैंसिल हुए छत्तीसगढ़ में, रेल रोको आंदोलन कांग्रेस की का एक बड़ा आंदोलन चला, आपको नहीं लगे ट्रेन बहुत कैंसिल किए गए इन दिनों? हाँ, हुई है, बिल्कुल हुई है। इसको स्वीकार तो करेंगे, स्वीकार आम यात्री परेशान हुए। उसके पीछे थोड़ा सा कारण को भी जानना पड़ेगा जी। हमको बिजली की जरूरत है। बिजली के लिए बहुत सारे मालवाहकों को चलाने की जरूरत होती है, और अगर पहली जरूरत हमारी रेल है कि बिजली है, ये तय करना पड़ेगा। और जो हमारे पास उपलब्ध साधन है उसके अनुसार जो काम चल रहा है उसमें जो हम कर पा रहे हैं वो ये है। इसके अलावा जो रेल की जो व्यवस्थाएं ठीक हुई हैं, उसमें जो सशक्तिकरण है। सबसे ज्यादा जो ट्रेनें कैंसिल हुई वो मेमू ट्रेनें कैंसिल हुई। जो छोटी दूरी की तय करने वाले जो यात्री होते हैं, हर रोज जो यात्रा करते हैं, आपको नहीं लगता वो बहुत ज्यादा सफर किए? मेंटेनेंस और ट्रांसपोर्टिंग, ये दोनों एक इसके बहुत महत्वपूर्ण कारण है। और इन दोनों वजहों, मुझको लगता है कि ये दोनों वजह बहुत काफी है जिसके वजह से इन दोनों ट्रेनों को रद्द किया गया। कोई दुर्घटना हो जाए उससे अच्छा है कि ट्रेन रद्द हो जाए। चलिए ठीक है, लेकिन रेलवे को वैकल्पिक व्यवस्था करनी थी, जो व्यवस्था की एक उम्मीद रहती है आम जनता को। लेकिन अंबिकापुर की जब भी चर्चा होती है, खासतौर पर नगर निगम की आपने जब बात की, दिल्ली जब भी हम लोग जाते हैं राष्ट्रीय राजधानी, तो एक चर्चा होती है कि महिला सशक्तिकरण की, और अंबिकापुर नगर निगम में काफी कुछ काम किया, महिलाएं सशक्त हुई। डॉक्टर साहब, 2015 से जब से हम लोगों ने सॉलिड वेस्ट पे काम किया और हमारी स्वच्छता दीदियाँ जो आई और उनका एक सहकारी समिति बनाया गया, अगर हम 450 दीदियों को अगर सशक्त किए हैं तो 450 परिवार एक अच्छे स्थिति में आए, बेहतर स्थिति में आए उस काम को करते हुए। तो एक ये बड़ा काम हुआ और इसमें निश्चित तौर पे सबका सहयोग है। मैं इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा सदन भी बहुत अच्छे सदन है, सभी लोग मिलके कुछ अच्छा डिसीजन होता है तो उस पर अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा, और स्पेशली हमारे सम्मानित नागरिक जो हमारे थीम को हाथों हाथ लेके सब सेल्फ इन्वॉल्वमेंट जो हुआ, उस वजह से आज अंबिकापुर का नाम, और जो पुअर जो महिलाएं थी
वो एक सशक्त स्थिति में आई हैं। लेकिन सिसोदिया जी ये कह रहे हैं कि लोकार्पण शिलान्यास नहीं हो पाया, नए काम नहीं हो पाए। अच्छा, हुआ है, फीता नहीं काटा गया। आपका फीता नहीं काटा गया क्या? सिर्फ फीते काटे गए जी। नगर निगम का जो भवन का निर्माण होना है जी। उसके 2 बार फीते काटे गए। जी। ट्रांसपोर्ट नगर का डेवलपमेंट होना था, ट्रांसपोर्ट नगर अभी एज इट इज लेकिन है। उसमें आपको नहीं एक काम के लिए मैं इनको जरूर धन्यवाद दूंगा। चलिए ठीक एक है। काम के लिए मैं जरूर धन्यवाद दूंगा। अभी अभी एक भूमि पूजन इन्होंने किया है। माँ महामाया की नगरी है और महामाया के प्रवेश द्वार को लेकर के सर्वसम्मति से एक फैसला लिया गया और उस फैसले के अंतर्गत इन्होंने भूमि पूजन की शुरुआत की, जो जिसके लिए मैं इनकी बहुत प्रशंसा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। लेकिन ये भी चाहूंगा कि वो यथा समय काम पूरा हो। मुझको इस बात पे विपक्ष कम से कम किसी मंच पे तो आया एक साथ, ये लोकतंत्र की बहुत बेहतरीन खूबसूरती है। चलिए। मैंने पहले भी कहा कि कोई शहर के विकास की बात जब आती है तो अंबिकापुर नाम से जाना जाता है कि सब लोग एकजुट होके और आगे बढ़ के हाथों हाथ काम को करते हैं। निश्चित तौर पे जो काम रुके हुए थे, आज जैसे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग ही क्यों ना हो, वो उसका काम भी अब शुरू हो गया है। बड़ा सब्जी मंडी था, वो भी काम शुरू हो गया है। उसी तरीके से अभी जो नए इंडोर स्टेडियम का और जो लाइब्रेरी का है वो बहुत दिन से बहुत प्रतीक्षित, और चूंकि बच्चे अब बहुत अच्छे से एजुकेशन में यहाँ से निकलने लगे और बाहर जाने लगे, तो वो सब चीजें एक शहर के लिए एक माइलस्टोन रहेंगी। और मेडिकल की पढ़ाई में भी स्नातकोत्तर तक की अब पढ़ाई होने लगी है। राकेश गुप्ता जी जी तिर्की साहब ऐड कर रहे थे जी। निश्चित तौर पे कोई भी मेडिकल कॉलेज का सक्सेसफुल एक हम लोग के लाइन में, चूंकि मैं मेडिकल लाइन से हूँ, हम अपने बच्चों को भी भेजना चाहते हैं तो पहले ये देखते हैं कि वहाँ की पीजी की सीट कितनी है। वो एक मार्जिन है कि वो अच्छा एजुकेशन है वहाँ पे, तभी उतना उनको सीट मिला है। तो 45 पीजी सीट, वो भी सभी सब्जेक्ट में। इसमें निश्चित तौर पे मैं माननीय महाराज साहब के परिश्रम को और शासन के परिश्रम को सलाम करता हूं। चलिए, हेल्थ की बात हो रही है तो मैं उसी चीज को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि भूपेश बघेल की सरकार में दाई दीदी क्लिनिक योजना, स्लम स्वास्थ्य योजना, खूबचंद बघेल स्कीम, ये इतनी सारी स्कीमें आई, लेकिन बीजेपी ये कहती है कि जो आयुष्मान कार्ड को जिस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए था यहाँ पे, वो हो नहीं पाया। राकेश गुप्ता जी, आयुष्मान कार्ड के जो छत्तीसगढ़ में जो क्लेम हो रहे हैं जी, 2009 से 2014 तक का और 2014 से 2018 तक का, उसकी राशि को देखें और आज 2019 से और 2023 तक की राशि को अगर आप देखेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी अपने हो जाएगा। और इसमें एक बात और है, अगर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य की योजना का भी अगर लाभ लोगों को मिल रहा है और 25 लाख रुपए तक का लाभ मिल रहा है कुछ चिन्हांकित बीमारियों के लिए, तो एक ये बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। नाम और क्लेम, इन दोनों का मूल्यांकन करने के बाद हमारे साथियों को एक बात कहनी चाहिए। आपके तरफ से एक बात उठी थी, मैं महापौर जी के साथ हूँ, लेकिन इस बात को जोड़ना चाहता हूँ, और वो है आपके ट्रांसपोर्ट नगर की बात। ट्रांसपोर्ट नगर में जब वो लैंड उपलब्ध कराया गया, तो जैसे कभी कभी कोई बच्चा पहली में गलती करे और उसको 5वीं में मार पड़े, वो स्थिति है। जिसमें सीजीएमएससी का गोडाउन बना है वो ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पे प्रॉपर्टी है, और जो ट्रांसपोर्ट नगर के लिए प्रॉपर्टी मिली है वो सीजीएमएससी के गोदाम का है। तो उस गलती को सुधारने में साल भर 1.5 साल समय लग गया, और उसके बाद में जब निर्माण हम लोग शुरू कर रहे थे तो ये इतनी बड़ी मिस्टेक की जानकारी लगी, से तो और ही सीखा जाता है, और उसके कारण से थोड़ा लेट हुआ जी। और आज मेरे को लगता है कि अब त्वरित गति से उस पर भी हम लोग काम कर पाएंगे। और अच्छा है भारत सिंह सिसोदिया जी ने जो बात कही महामाया मंदिर को लेकर के, तो सरगुजा में ऐसे वातावरण के साथ में जब काम होगा तो सरगुजा का विकास होगा। और बहुत अच्छे माहौल में सभी लोग आए थे, और बहुत अच्छे माहौल में हमारे महामाया मंदिर प्रवेश द्वार का भूमि पूजन हुआ, और बिल्कुल चिंता की बात भी है, समय पर उसको हम लोग सब मिलके पूरा भी करेंगे। चलिए, ललन प्रताप जी के पास आना चाहूंगा। ललन जी, चूंकि जब भी भूपेश बघेल सरकार के कार्यों की बात होती है तो इन 4.5 सालों में किसानों की समृद्धि की बात होती है। कर्ज माफी को लेकर जो सरकार ने कहा पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने उसको कर दिखाया,
और आज कल एक स्लोगन चल रहा है वादे से ज्यादा भूपेश बघेल सरकार ने किया क्या, क्या मानेंगे आप? मेरे को तो कहीं नहीं लगता कि वादे से ज्यादा किया उन्होंने जी। जहां तक कर्ज माफी की बात है तो केवल कोऑपरेटिव सेक्टर का ही उन्होंने वो किया, कुछ और बैंकों का भी किया उन्होंने। मुख्य बैंकों का जिसमें बड़े लोन थे उसको उन्होंने हाथ नहीं लगाया। किसानों की बात जहां तक है तो जब भाजपा ने डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार धान खरीदती थी तो एक मुश्त में भुगतान करती थी। ये अभी भुगतान करते हैं तो 4 किस्तों में। नहीं तो ये समर्थन मूल्य भी तो दे रहे 2600 कुछ रुपए के आसपास। नहीं, समर्थन एमएसपी तो 1840 रुपए पे। ठीक है, लेकिन बोनस साथ में, बोनस जो दे रहे हैं बोनस वो तो- राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत। सुनिए ना, राजनांदगांव की सभा में राहुल गांधी जी ने बोला था, 1.5 मिनट का वीडियो उनका, कि मेरी गवर्नमेंट आएगी और 1 महीने के भीतर 2 साल का बोनस दे देंगे, जिसके चलते हमारी सरकार गई थी, ऐसा बोला जाता है। लेकिन वो बोनस आज तक लंबित है, वो बोनस नहीं मिला। और ये जो पैसे देते भी हैं तो 4-4 किस्त में देते हैं। 1840 की एमएसपी थी उस समय में और अंतर की राशि ये दे रहे थे कि हम किसानों को 25 रुपए में खरीदेंगे, लेकिन आज 2183 रुपए एमएसपी की राशि हो गई है और 2500 रुपए से ऊपर का अमाउंट नहीं बढ़ा। नहीं बढ़ गया 2600 कुछ के आसपास। अभी 100 रुपए जब हल्ला हुआ है तो फिर विपक्ष की जो है उनको आप ये मानेंगे कि आपकी सरकार धान के मुद्दे पे गई, बोनस आप नहीं दे पाए, 2 साल के बोनस की बात जो राहुल गांधी कह गए? हम ये नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि राहुल गांधी जी ने भ्रम फैलाया उस समय में कि मेरी सरकार आएगी तो हम 2 साल का बोनस तत्काल देंगे। वो आज तक लंबित है, वो बोनस नहीं मिला। तो किसानों के हक की बात कहना है, कोई भी सरकार आएगी धान तो खरीदेगी ही, लेकिन एक मुश्त पैसा मिलने से किसान का कई काम बनता है। मान लीजिए कोई किसान है, अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहता है पढ़ाई के लिए, जब एक मुश्त राशि आएगी तो वो भेजेगा, बच्ची की शादी करेगा, मकान बनाएगा, कुछ भी काम ऐसा मोटा रकम आने से। लेकिन वही रकम 4 किस्तों में आएगी तो फिर वो कोई काम नहीं कर पाता। चलिए राकेश गुप्ता जी, 4 किस्तों की बात अक्सर बीजेपी उठाती है, लेकिन 4 किस्तों को लेकर कांग्रेस का क्या मानना है? धान का जो खेती है छत्तीसगढ़ में वो किसान का बजट है और बजट एनुअल होता है, वो साल भर में उस पैसे का उपयोग करता है। और समर्थन मूल्य तो पहले से बहुत अच्छा है, समय पर खाते में पैसा ट्रांसफर हो जा रहा है। और उसके बाद में जो हम लोग इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं, वो जो 9000 रुपया है, वो निश्चित समयों पे, त्योहार के समय पे, धान के खेती के समय पे, रबी की खेती के समय पे 4 किस्तों में हम लोग उस पर राशि को दे रहे हैं। और हमारे आदरणीय ललन भैया कह रहे हैं आगे मौका लगेगा तो कोशिश करेंगे उसमें और बेहतर हो। लेकिन अब किसानों तो 2800 को, अब 3600 की बात होने लगी है। हाँ मैं बता रहा हूं, लेकिन किसानों को जो धान का है, छत्तीसगढ़ के किसान, हमारे कृषि मंत्री ने कहा है कि क्रमशः इस कार्यकाल को, अगले आगामी कार्यकाल को पूरा करते करते छत्तीसगढ़ का किसान 3600 रुपए में धान बेचेगा, एक बात। और अब जो है 15 कुंटल के जगह पे 20 कुंटल धान बेचेगा। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि धान के बारे में 27 धान खरीद केंद्र थे पहले सरगुजा में, आज 39 सहकारी समितियां, 27 धान खरीदी केंद्र और सहकारी समितियां थी, आज 39 सहकारी समिति और 3 धान खरीदी केंद्र, 42 हैं। और उनमें भी आज उतना ही किसानों की भीड़ है, वॉल्यूम भी उतना ही बढ़ा है, नंबर ऑफ फार्मर भी उतना ही बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं जब किसानों की डिमांड बढ़ी तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने धान के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाया है। और जहां तक पिछले बोनस की बात है, वास्तव में किसानों को जब 3 साल का बोनस मिला वो कभी भूलेगा नहीं कि 2 साल का बोनस उनको नहीं मिला है। और केवल 2 साल का बोनस ही उसको नहीं याद है, उसको और भी याद है कि जर्सी गाय भी उसको याद है, उसको और भी चीजें याद है जो चीजें लंबे समय तक बीजेपी का पीछा छोड़ने वाली नहीं है। चलिए, जो भ्रम की स्थिति कही जाती है अब जनता सब समझने लगी है। अब तो परीक्षा देने का समय आ गया सिसोदिया साहब, आपको भी जनता के बीच जाना है और कांग्रेस को भी जनता के बीच में जाना है। देखिए, धान के बारे में पहले राकेश गुप्ता जी ने जो कहा उसका उत्तर देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि किसान अपने पैसे का उपयोग 4 बार करता है अलग अलग समय में। असल में किसान को तो एक ही बार में उपयोग करने के लिए उसको पैसे चाहिए। उन रुपयों का उपयोग असल में कांग्रेस की सरकार कर रही है, और कांग्रेस के जो सरकार उन रुपयों का जब उपयोग कर रही है तो ये जरूर मानना चाहिए कि किसान के जो कमजोर कंधे का उपयोग आपके द्वारा किया गया है उसका बदला लेने के लिए हमारी
जनता तैयार है। ये भी बात ध्यान में रखना चाहिए कि केवल इस मामले में इन्होंने नहीं चला, इन्होंने गोबर खरीदी के और गोबर के खाद के बिक्री के मामले में भी चला। एकदम स्वाभाविक घटना मैं आपको बताता हूं। हम लोग सभी जो गोबर खरीदी केंद्र है इनका, उनके उसके गौठान में हम लोगों का जाना हुआ था। वहां पे गोबर खरीदी केंद्र में गोबर ला करके किसी तरीके से रख करके उसको उसके ऊपर ट्रैक्टर चला के और ट्रैक्टर चला करके उसका भूसा बना दिया, जबकि उसको वर्मी कंपोस्ट बनाने का तरीका ये होता है कि उसको केचुआ खाए, केचुआ का जो अपशिष्ट निकलता है उसको वर्मी कंपोस्ट बोला जाता है। उसके अंदर जो कीटाणु विषाणु और जो बीज के जो घास के जो बीज रह जाते हैं वो भी सब नष्ट हो जाते हैं, तब जाकर के वो वर्मी कंपोस्ट होता है। इन्होंने ट्रैक्टर से उसको पीस दिया, पीस करके उसको लोगों को किसी भी तरीके से 10 रुपए किलो में बेच दिया। हम बरसों से, जो भी किसान है, हर किसान अपने घर में गाय और पशुपालन करता है और उसको ये बात मालूम है कि खाद कैसे बनाया जाता है। स्वाभाविक रूप से खाद बनता, हमको इसकी आवश्यकता नहीं थी। हमसे 2 रुपया किलो में खरीद करके जब 10 रुपया में बेचा, जब हमारा रकबे की कटौती इन्होंने किया, जब हमको खाद और बीज के लिए इन्होंने तड़पाया, जब हमारे कमाए हुए पैसे को इन्होंने देने में दिक्कत की, उसको 4 किस्तों में दिया, उन सभी बातों को किसान याद रखा है। भारतीय जनता पार्टी दे रहे हैं। चलिए राकेश जी। मैं भी किसान हूं और यहाँ पर और भी किसान बैठे हैं कि बीजेपी में बहुत सारे किसान हैं। हाँ, बहुत से किसान बैठे हैं, उनको भी बोनस मिला है, एक आया था रिकॉर्ड। मैं गोबर से को वर्मी कंपोस्ट बनाने का ट्रैक्टर चलाने से ये जो एक नई पद्धति उसमें सिसोदिया जी ने बताया है, ये अपने पत्थर मिलाने वाले को भी बताइएगा। अपने आप में एक नायाब तरीका है, हो ही नहीं सकता। आप गोबर के ऊपर ट्रैक्टर 1000 बार चला लें, 35 HP से लेकर 60 HP तक ट्रैक्टर चला लें, लेकिन वो वर्मी कंपोस्ट नहीं बनेगा। वर्मी कंपोस्ट तब बनेगा जब लेयर के ऊपर लेयर आप पानी देंगे, उसके ऊपर पत्ते डालेंगे, वर्म्स रहेगा, तब वो वर्मी कंपोस्ट बनेगा। इस तरीके की बात कहने से किसानों को भी पता चल जाएगा कि आप जो बात कह रहे हैं उस बात में कितनी सच्चाई और कितनी जवाबदारी है। बीजेपी ने पूरे प्रदेश भर में गौठानों का निरीक्षण किया था, सिर्फ अंबिकापुर की बात नहीं है, उसमें बहुत सारी बातें निकल के सामने आई थी, लेकिन वो मुद्दा मुझे लगता है कि इन दिनों क्यों गौन सा क्यों है। बिल्कुल गौर नहीं है, लोगों ने अपने मन में छुपाया हुआ है। जातियां हमेशा बताई नहीं जाती हैं, समय आने पर उसका उत्तर अपने आजकल तो चावल की बात होती है, केंद्र सरकार कहती है कि हम चावल खरीदते हैं। पीयूष गोयल जी आए रायपुर में, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, सेंट्रल पूल के चावल कितने खरीदे जाते हैं इनसे पूछ लीजिए। प्रधानमंत्री जी है तो बार बार वो धान और चावल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मुद्दा तो चावल के, किसान क्यों छोड़ करके कोई मुद्दा काम आने वाला नहीं। किसान के लिए जो काम करेगा वही प्रदेश में भी सरकार बनाएगा और देश में भी सरकार बनाएगा। किसान हमेशा से राजनीति के केंद्र बिंदु रहा है, आगे भी रहेगा। उनकी भलाई के लिए जो भी काम करेगा उसको सबको करना भी चाहिए, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ अगर कोई है अपने देश की तो वो किसान। ये नहीं लगता कि हमें इस कार्यक्रम के जरिए डॉक्टर स्वामीनाथन को यहाँ श्रद्धांजलि भी देनी चाहिए? उनकी अनुशंसा जो थी उसको कर लेना था, उसको लागू किया जाना चाहिए था। उस स्वामीनाथन के देहांत की सूचना अभी अभी प्राप्त हुई है, 3-4 दिन पहले उनकी हुआ। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूं कि लगातार जिस तरीके से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी, उसको रिपोर्ट को अमल में लाने की दिशा में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है और जो विजन दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि 2022 तक का जो लक्ष्य था कि किसान की आमदनी को दोगुनी की जाएगी, आगे बढ़ चुके हम लोग, उससे उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकारों के अड़चनों की वजह से कुछ न कुछ कमियां छूट जा रही हैं। फिर भी पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ के लिए ये भी जाना जाता है कि 2018 में 15 लाख किसान थे, आज करीब 24,52,000 किसान रजिस्टर्ड है यहाँ पे जी। तो किसानों की संख्या तो बढ़ी तो है, बिल्कुल बढ़ी है। जब धान के मूल्य बढ़ाने का जब इन्होंने वादा किया, जब रकबा इन्होंने बताया कि 25 रुपया देंगे और 25 रुपया देने का जब वादा किया, तो उस समय में किसान का रकबा निश्चित रूप से बढ़ा और लोगों ने खेती की तरफ रुचि भी लिया। लेकिन जिस तरीके की वादा खिलाफी हुई है, उस वादा खिलाफी के कारण जनता के ऊपर छोड़ते हैं। मुझे लगता है कि अभी जब वोटिंग डाले जाएंगे तो जनता निश्चित तौर पर इस पे अपने वोट के जरिए अपना अभिमत भी व्यक्त करेगी। ललन जी, कुछ आप ऐड करेंगे इस मुद्दे पे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं ऐड करेंगे। बात मैं एक तो सरल सा कहना चाहता हूँ, महापौर जो बैठे हैं,
दुर्ग में एक घटना घटी है, क्योंकि कार्यालय बहुत समय से लंबित है। कार्यालय तात्पर्य मेरा नगर निगम का कार्यालय, वो एक 15 लाख लीटर का टंकी, हालांकि कैजुअलिटी नहीं हुई, एक बैग पूरा फुल टंकी बैठ गया। और हमारे यहाँ का कार्यालय भी टंकी के नीचे ही चल रहा है, शुरू से चल रहा है। ये कई जगहों पे चल रहा है कार्यालय जो है, पानी टंकी के नीचे कई जगहों पे। हाँ, लेकिन पूरे वो छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे ना, चलना नहीं चाहिए, वो बारूद के ढेर पे माना जाता है। जी सही कह रहे हैं आप। जल्दी से जल्दी बन आपने जाए कहा अच्छा कार्यालय मुद्दा तो भी उठाया। अच्छा, हाँ। और ये देखिए, ये सिर्फ दुर्ग की स्थिति नहीं है, कमोबेश राजधानी रायपुर में भी आप देखेंगे ना तो कई जोन कार्यालय पानी टंकी के नीचे ही नहीं चल तो रहे हैं। ये माना जाता है कि वो बारूद के ढेर पे है, तो कार्यालय तो बनना चाहिए। अब वो कुछ हमारे समय में भी लेट हुआ था, 10 वर्ष का समय आपका भी गुजर रहा है, तो वो चालू हो जाए तो अच्छा है। चलिए, बहुत बेहतरीन मुद्दा उठाया है डॉक्टर साहब। बाकी जी, कार्यालय भवन में जैसा कि बताया कि काम शुरू हो गया है और गौरव पथ में काम शुरू किया जा चुका है, क्योंकि सबसे पहले वहीं पे शुरुआत किया गया था, किसी कारणवश वहां पे नहीं हो पाया था, लेकिन सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद में काम शुरू हो गया। चलिए एक बात और मैं आना चाहूंगा डॉक्टर साहब से, मैं हेल्थ सेक्टर पे बात कर लूं। तुहर सरकार तुहर द्वार, आपको नहीं लगता कि हेल्थ सिस्टम जनता के पास पहुंची? जो पहुंच नहीं पाते थे, अपनी बात नहीं रख पाते थे, खासतौर महिलाएं, वो अपनी बात रख पाई? निश्चित तौर पे इस 5 साल में जो हेल्थ सेक्टर में एडवांसमेंट हुए और अप्रोचेबल एडवांसमेंट हुए, चाहे वो अपने बस के माध्यम से हो, बाजार के हाट बाजार की क्लिनिक के माध्यम से हो, दाई दीदी क्लिनिक के माध्यम से हो, या फिर महिला चिकित्सकों की उपलब्धता के बारे में हो, क्योंकि ये देखा गया है हेल्थ सेक्टर में कि महिलाएं बहुत एक्सट्रीम के बाद ही हॉस्पिटल की ओर रुख कर पाती हैं। तो इस तारतम्य में हम कहना चाहेंगे कि अप्रोचेबल मोड पे शासन ने हेल्थ सेक्टर में काम किया है। क्योंकि मैं अलग अलग राज्यों में भी गया और हमारा अस्पताल देख लीजिए, आज कई बड़े शहरों में कई सारे सेंटर खुल चुके हैं, 40 तरह के टेस्ट हो जाते हैं, जो टेस्ट अमूमन कई राज्यों में नहीं हो पाते, लोग बहुत इधर उधर भटकना पड़ता है। एक बात और आना चाहूंगा, अंबिकापुर से राकेश गुप्ता जी, एक शुरुआत हुई थी यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम, बाबा साहब गए भी थे थाईलैंड, क्योंकि थाईलैंड का हेल्थ स्कीम को माना भी जाता है। क्या लगता है कि उस तरह के हेल्थ स्कीम की जो चर्चा थी वो हो पाई छत्तीसगढ़ में? यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम की तरफ हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के स्टेप बाय स्टेप हम लोग उस तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी चीज को लाने के लिए वहां तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जो बात आपने कहा हमर लैब, यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम का ही एक सोच है। हमर क्लिनिक आज अंबिकापुर शहर के चारों सराउंडिंग एरिया में, चाहे वो श्रीगढ़ की बात हो, चाहे वो आपके भगवानपुर की बात हो, चाहे नवापारा की बात हो, और चाहे वो अपने गंगापुर की बात हो, ये 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ में हमर क्लिनिक, मेरे ख्याल से अंबिकापुर शहर में 16 है ना, 16 हमर क्लिनिक, ऐसे जो स्कीम्स बन रहे हैं। अभी जो रेडियोलॉजी टेस्ट हैं वो सारे टेस्ट धीरे धीरे करके किसी भी वर्ग के छत्तीसगढ़ निवासी को उसका लाभ मिलना शुरू हो रहा है। 25 लाख रुपए तक का कुछ बीमारियों पे इलाज हो रहा है। तो ये हम लोग धीरे धीरे करके यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम की तरफ बढ़ रहे हैं और मेरे ख्याल से 1-2 दिन में आपको और उस यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम में एक बड़ा आपको और उपलब्धि देखने को मिलेगा। और ये जो थाईलैंड जाकर के जो स्टडी किए और लगातार टी.एस. सिंहदेव जी ने जो कोरोना काल में भी काम किया और वायरोलॉजी लैब से लेकर के और सभी चीज़ों में दवाई उपलब्धता से लेकर के आज ऑक्सीजन के प्लांट्स और ऑक्सीजन टैंक से हम लोग अब लगभग अलग हो रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लगभग प्लांट लग जा रहे हैं। तो ये सब यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम का ही एक स्वरूप है। डॉक्टर साहब, चूंकि आप लंबे समय से चिकित्सा जगत से जुड़े हुए हैं, आपको नहीं लगता कि न्यूरो से संबंधित जितनी बीमारियां हैं उसको लेकर अभी भी एक्सपर्ट नहीं है इस सेक्टर में यहाँ पे? सुपर स्पेशलिटी की अब अंबिकापुर में वाकई में आवश्यकता है, क्योंकि जैसे जैसे डेंस पॉपुलेशन होगा, एक्सीडेंटल केस बढ़ेंगे, नेचुरली हेड इंजरी और सर्जिकल केस बढ़ेंगे। लेकिन इस और भी सुपर स्पेशलिटी, जैसे अभी मेडिकल कॉलेज के बाद में वहाँ पे कोशिश किया जा रहा है कि एक एडवांस कार्डियक सेंटर भी हो और न्यूरो सेंटर भी हो। इस और भी माननीय महाराज साहब के द्वारा कोशिश किया जा रहा है
और मुझे लगता है कि जैसे ही हम वहाँ पे शिफ्ट होंगे नए मेडिकल कॉलेज में, तो वो सारे सेक्टर भी जब तक वहाँ पे डेवलप कर दिए जाएंगे। चलिए 15 साल बना 5 साल की भी चर्चा करें सिसोदिया जी। 15 साल के विकास में अहम पड़ाव क्या मानते हैं अंबिकापुर के लिए आप? फिर मैं 5 साल पर राकेश जी से ले लूंगा। मैं उसके पहले आपको हेल्थ सेक्टर में 2 मिनट का समय लेना चाहता हूं। जी जी। कोरोना काल में जिस तरीके की दुर्गति हम लोगों के अंबिकापुर की हुई और एक एक बेड के लिए जिस प्रकार से लोग तड़पे, उन बातों को लोगों ने अपने जहन में बैठा के रखा है, भूले नहीं। अंबिकापुर स्वास्थ्य की स्थिति, अंबिकापुर में स्वास्थ्य मंत्री जी के घर से 200 मीटर की दूरी पे उनका जिला चिकित्सालय है। वहां की स्थिति जाकर के अगर आप एक बार सर्वे करेंगे तो आपको वास्तविक स्थिति की पता चल जाएगा। अंबिकापुर के स्वास्थ्य की स्थिति यह है कि प्रति माह 120 शिशु मृत्यु होती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, रिकॉर्ड है, आप जाकर के कहीं से भी पता कर लीजिए। 120 बच्चे एवरेज। सिसोदिया जी, आपको ये मालूम होगा कि जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़ जी, एमएमआर और आईएमआर का जो रेशियो था वो बहुत ही मतलब बहुत कंडीशन अच्छे नहीं थे। मध्य प्रदेश में भी बहुत अच्छे नहीं थे। रेशियो तो पहले से बहुत बेहतर हुआ। डॉक्टर साहब अच्छे से बता पाएंगे। मुझे लगता है कि 1000 पे 36 के आसपास आ गया है शायद वो आंकड़ा। वो 56 के आसपास वो आंकड़ा था पहले एक समय जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। तो नहीं, आज की स्थिति जो जिला चिकित्सालय क्योंकि अंबिकापुर आईएमआर की है और वो मैं एमएमआर आपको को बता रहा हूं। लेकर मध्य प्रदेश को लेकर काफी चर्चा होती थी वैश्विक स्तर पर कि इसमें किस तरह सुधार लाया जाए। डॉक्टर साहब अजय तिर्की, जब एक अहम मुद्दा उठी गया शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर, तो इस पे बात होनी चाहिए। एक विषय और था, उस ठीक पर है, भी हाँ, साथ में उत्तर ले लेंगे। एम्स चिकित्सालय का अंबिकापुर में आने की संभावना हो सकती थी जी, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री हमारे हैं, तो हम लोग उम्मीद करते थे कि वो इस बात में ध्यान देंगे, एम्स अंबिकापुर आएगा। लेकिन उन्होंने एफर्ट लगा करके उसको बिलासपुर कन्वर्ट कर दिया। ये भी हम लोगों का आरोप है। हम सब लोग इस बात से बहुत आहत हैं। चलिए डॉक्टर साहब। शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर की और बहुत अच्छी बात आई है। लेकिन जो स्थिति उस समय थी, आज के समय में शिशु मृत्यु दर काफ़ी कम हो गया है। बहुत बेहतर स्थिति में हम हैं और मैटरनल मोर्टेलिटी भी काफ़ी डाउन हुआ है। रही बात हॉस्पिटल में डेथ की बात में, मैं ये भी सम्मानित सदस्य को बताना चाहूँगा कि वहाँ पे पर डे कितनी डिलीवरीज हो रही है उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। उसके रेशियो पे हम जाएंगे तो जो साइंटिफिक जो डाटा है वो एग्जैक्टली आ पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब वहाँ पे डिलीवरी होने लगे हैं मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, और चाहे वो सीजर से हो चाहे नॉर्मल डिलीवरीज हो। हाँ, बहुत ज्यादा होने लगे हैं। हॉस्पिटल के बाहर, हॉस्पिटल के गेट के बाहर, नाली के बाहर भी डिलीवरी हो रहे हैं। नहीं, एक प्रैक्टिकल बात देखा जाए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे गाड़ी पे आ रहे हैं, कहीं दूर गांव से आ रहे हैं, तो कई बार गाड़ी में भी डिलीवरी हो सकती है। तस्वीर आप बता रहे सिसोदिया जी, ये अम्बेडकर हॉस्पिटल में भी इस तरह की तस्वीर आ चुकी है। देश भर के कई जगहों से आ रही है। लेकिन इसके बेहतरी के लिए काम होना चाहिए, क्योंकि पूरा परिवार जो रहता है 9 महीने तक उनकी एक आशा रहती है, फिर डिलीवरी और फिर सारी चीजें। लेकिन राकेश गुप्ता जी, एक जो सरगुजा से कभी कभी तस्वीर आती है जो कहीं ना कहीं दिल को कचोट देती है कि कांवड़ पे ले जा रहे पेशेंट को पहुंच नहीं बन पाई है, पुल पुलिया का निर्माण नहीं हो पाया है। ये तस्वीर कब सुधरेगी, क्या लगता है आपको? मैं एक बात पहले कहना चाहूंगा कि जी, ये जो शिशु मृत्यु दर की बात चल रही है, जी, एक भी बच्चा ना मरे, हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय जो मृत्यु दर है उससे छत्तीसगढ़ का और सरगुजा अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज का दर काफ़ी कम है। इसकी जांच कर लें, और मैं एक जवाबदार चैनल के माध्यम से इस बात को कह रहा हूं, तो आपको लगेगा कि बड़े अंतर हैं कि अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में जो शिशु मृत्यु दर है वो राष्ट्रीय मृत्यु दर से काफ़ी कम है। ये भी बात है कि ये अंबिकापुर का मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ का सेकेंड लार्जेस्ट मेडिकल कॉलेज हो गया, तो यहाँ पे संख्या भी बहुत है। अब रह गई बात, आपने जो बात कही कि पहुंच विहीन क्षेत्रों में आज भी कांवर पे लेके आना पड़ता है, कहीं कहीं ये चीज़ें दिखती हैं। 15 साल बीजेपी की सरकार के पास 90 ग्राम बसाहट ऐसे थे जिन पे पुल पुलिया सड़क नहीं थी। आज मात्र 22 साढ़े 4 साल में अंबिकापुर से 9 किलोमीटर के दूर महादेवपारा
सराय टिकरा का पहुंचविहीन है। मेरे पास जानकारी है, मैं बिना जानकारी की बात नहीं कहता। और आज मात्र 22 ही बसाहट ऐसे हैं जो अब पहुंचविहीन हैं और उस पर भी काम चल रहा है। ये भी ध्यान करिएगा एक उस 15 साल के पहले किसकी सरकार मेरी बात पूरी हो जाए, जिसकी वजह से ये छूटा हुआ रह गया उसके पहले किसी सरकार थी? ऐसे अतीत में जाएंगे मैं तो केवल 75 साल पहले जाना है, नहीं पहले नहीं जाना। इस पे मैं एक बात आपको कहूंगा कि जो लोग 75 साल वालों के साथ थे, पहले वालों के साथ, वो लोग आज इस बात को कह रहे हैं, तो उस रंग और उस रोगन को भी देखना पड़ेगा। मेरी बात को पूरा होने दें। तो 70 से 60 और 60 से आज 22, आज आप स्वास्थ्य विभाग से आंकड़े मंगा लें, आपको 22 जगह ऐसे हैं जो पहुंचविहीन है। उसको हम स्वीकार भी करते हैं और उस पर भी काम चल रहा है। लेकिन आश्चर्य होगा कि हमसे तो मान लीजिए चूक हुई होगी, लेकिन यहां से 10 किलोमीटर दूर सराय टिकरा पंचायत का महादेव पारा पहुंचविहीन था और आज वहां पर यहां से स्टार्ट करेंगे तो 10 मिनट में हम पहुंचेंगे। ये अंतर हम लोग आज देख रहे हैं और बिल्कुल जवाबदारी से काम हो रही है और एक एक काम के ऊपर होमवर्क हो रहा है कि हम लोगों को किस रास्ते पे चलना है। एक बात आपने कहा कि 15 साल बनाम 5 साल, 15 साल के बारे में भारत भाई बोले, 5 साल के बारे में बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि अब जब मैं गांव की तरफ जाता हूं तो मुझे संपन्नता और पंजाब और हरियाणा के तर्ज पे पक्के मकान, चलिए अब आप देखने मकान को का भी मुझे जिक्र लगता है छोड़ दिया। सराय और सराय टिकरा, सराय, एक मिनट भैया, चलिए। सराय टिकरा के महादेव मोहल्ला की बात आप बता रहे हैं। जब 15 साल पहले बीजेपी को गवर्नमेंट आई थी, उसके पहले कई जिले ऐसे थे जो पहुंचविहीन थे। सरगुजा जिला पहुंचविहीन था, बलरामपुर जिला के बहुत सारे ब्लॉक पहुंचहीन थे। ऐसी स्थिति में किसी एक मोहल्ले का, किसी एक पंचायत का एक मोहल्ला पहुंचविहीन रह गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कई अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, जिले और ब्लॉक मुख्यालय के अस्पतालों में डॉक्टर नहीं रहा करते थे। ये सब आंकड़े हैं। लेकिन एक बात जो हुई वो मैंने आपके साथ रखा। ललन जी की भी सहभागिता होनी चाहिए। ललन जी, बातें जो हो रही है अंबिकापुर में स्वास्थ्य सुविधाओं की, आपका क्या मानना है? देखिए, डॉक्टर रमन सिंह जी ने 450 करोड़ रुपया मेडिकल कॉलेज के लिए दिया था। शुरुआत तो उन्होंने ही किया था, नड्डा जी। शुरुआत तो किसी को करनी पड़ेगी। हाँ, आप तो, भी शुरुआत कर सकते हैं। नहीं, शुरुआत तो किया ही था उन्होंने जी। तो विकास है और उसको और आगे बढ़ाना था। और चूंकि स्वास्थ्य, हम लोग के यहाँ पूरे सरगुजा जिले के लोगों की ये उम्मीद है कि भाई स्वास्थ्य मंत्री चूंकि स्थानीय है, तो छोटी छोटी बातों में भी चाहे तो हर 10 दिन में जब भी अंबिकापुर आए तो एक चक्कर मार लिया हॉस्पिटल का, उससे कहीं ना कहीं खाली खड़े हो जाने से जो है ना, व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है और लोगों को अपनी बात कहने का मौका भी मिल जाता है। अब ये 1 महीने से मैं देख रहा हूँ कि रोज कहीं ना कहीं का उद्घाटन है। कहीं विद्युत सब स्टेशन का उद्घाटन हो रहा है, कहीं हमर क्लिनिक का हो रहा है। हमर क्लिनिक में ठीक है, अच्छी बात है, वो कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन जो वहाँ से हटते हैं 15 दिन के बाद में डॉक्टर वॉक्टर जाना होना बंद कर देते हैं। एक तो लैब टेक्नीशियन रहता है, वो जितने सैंपल ले लिया उसको ले लिया, मतलब वो ठीक ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे जो काम हैं। अभी मैं कार्यक्रम करके आ रहा हूँ मेंढरा में, तो वहाँ गांव के लोगों ने बोला कि ये जो पानी श्याम गुंडुट्टा नहर के पानी जो है वो फतेहपुर तक नहीं पहुँच पा रहा है, उन लोगों का शिकायत था। तो अच्छा, काम उसमें हो रहा है, 20-22-25 करोड़ रुपए का ठेका भी चल रहा है उसमें, लेकिन 4 साल पौने 5 साल बीत गए और पानी पहुंचना चाहिए था। तो ये छोटी छोटी बातें जिस पे यदि माननीय मंत्री जी का नजर रहा होता तो शायद और अच्छा हुआ होता। चलिए, गुप्ता जी कुछ ऐड कर रहे हैं। भैया जो बात कह रहे हैं, बिल्कुल फतेहपुर तक पानी नहीं पहुंच रहा है और अभी ये सीजन पहुंच भी नहीं पाएगा। फतेहपुर डिस्ट्रीब्यूटरी एक अलग पार्ट है और फतेहपुर डिस्ट्रीब्यूटरी में, और वो गुनगुट्टा कैनाल का एंड नहीं है, वो गुनगुट्टा कैनाल का ब्रांच है। 16 करोड़ का काम चल रहा है, बहुत तेज गति से काम चल रहा है और एंड पॉइंट है कालापारा राजापुर आरबीसी का 36वें किलोमीटर पे, वहाँ पे पानी निर्बाध रूप से पहुँच रहा है और गुनगुट्टा का पानी अंबिकापुर शहर को दे रहा है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस अल्प बारिश के बाद भी गुनगुट्टा का पानी राजापुर पहुँच रहा है, राइट बैंक कैनाल के एंड पॉइंट पे। और जो फतेहपुर डिस्ट्रीब्यूटरी है वो अलग अलग पार्ट है और उस पर भी बहुत त्वरित गति से 16 करोड़ का काम उस पर चालू है। मैं ये कहना चाह रहा था कि प्रोजेक्ट जो है वो टाइम पे पूरा होना चाहिए। राम मंदिर बन रहा है, एक समय निर्धारित है, अब आप राम पे आ गए
तो मुझे लगता है कि अब अलग दिशा फतेहपुर डिस्ट्रीब्यूटरी समय से पहले पूरा हो जाएगा। समय पे पूरा होने की बात कह रहा हूँ। नहीं, फतेहपुर डिस्ट्रीब्यूटरी समय से पहले पूरा होगा। काम चालू हुए अभी 6 महीने हुए। जल जीवन मिशन में बहुत सारी बातें होती है। केंद्र बोलती है कि हमने इतना पैसा भेज दिया, 10,000 करोड़ का काम यहाँ पे हुआ, लेकिन समय में पूरा नहीं हो पाया। राकेश जी, बिल्कुल, जल जीवन मिशन में काम की जो प्रगति है वो थोड़ी सी धीमी है, और केंद्र सरकार ने जो राशि छत्तीसगढ़ को उपलब्ध कराई है उसके लिए धन्यवाद। लेकिन ये कुछ पैसे तो रुक भी गए बीच बीच में। दोनों दलों का, दोनों सरकारों का पैसा है इसमें, स्टेट गवर्नमेंट का भी शेयर है। और सरगुजा में खासतौर पे अंबिकापुर ग्रामीण में थोड़ा काम धीरे हुआ है, उसमें थोड़ा कंपनियां भी ब्लैक लिस्टेड हो गई। नहीं, उसमें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। मैं उसमें बताना चाहता हूं कि भेंट न चढ़े इसके कारण से भी थोड़ा विलंब हुआ। और ये जो ग्राउंड वाटर से आप उसमें जल जीवन मिशन में जो मॉनिटरिंग है ना, भ्रष्टाचार तो हो ही नहीं पाएगा। बहुत सेंटर से सीधे मॉनिटरिंग होती है। हाँ, वही मैं बोलना चाह रहा था। ग्राउंड वाटर से पानी आप रोज 30,000 और 60,000 लीटर का प्लान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये फेल होगा। और हम लोगों ने अंबिकापुर ग्रामीण को, और खासतौर पर अंबिकापुर विधानसभा और लुंड्रा विधानसभा के कई हिस्सों पे हमने ग्रुप वाटर स्कीम का ही सिस्टम को अडॉप्ट किया। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट का उसमें बड़ा शेयर है ग्रुप वाटर में। और 5 फिल्टर प्लांट, लगभग 200 करोड़ का तो पौड़ी खुर्द में है, 66 करोड़ रुपए का दरिमा में, 44 करोड़ का खैरबार में, 60 करोड़ या 180 करोड़ रुपए की का मिलाकर के उदयपुर ब्लॉक के 2 सब अपने फिल्टर प्लांट के साथ में काम हो रहे हैं। सबके टेंडर लग गए, कोई प्लान में नहीं है, और सारे अब अंतिम दौर में हैं। जो भैया बात कर रहे हैं वही बात मैं भी कहना चाहूंगा। इसी हफ्ते उनके भी भूमि पूजन है, और आगे उस मतलब सब टेंडर लग के कंप्लीट हो जाएगा सीधे कि अभी नहीं, भूमि पूजन है ये इनके आपके फिल्टर प्लांट के। लेकिन अंबिकापुर ग्रामीण और कई एरियो में मैं उनको पहले ही मसाला दे दिया हूं। लेकिन एक बड़ा प्लान था, और इस बड़े प्लान को ग्राउंड वाटर को उपलब्ध कराना, जो जल जीवन मिशन का जो प्लान है वो ये नहीं है कि हमको जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको यूज करना है। इसका पहला कॉन्सेप्ट है कि हमको ग्राउंड वाटर का उपयोग करना है। और सरगुजा जिला उसमें मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छे पोजीशन में काम कर रहा है। और आपके इसका 1-2 साल लेट, लेकिन रिजल्ट आपको मिलेंगे। और बहुत ज्यादा इसमें भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, चलिए, क्योंकि इसमें कंट्रोलिंग बहुत अच्छा है। भ्रष्टाचार की बात आई तो मुझे अब ये लगता है कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार काफी बड़ा मुद्दा रहा। सिसोदिया जी, 40% के कमीशन पे सरकार गई आपकी वहां पे, और छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश भ्रष्टाचार पे काफी कुछ बात हो रहा है। और भ्रष्टाचार पे जनता भी अब ये समझने लगे कि सरकार ने कितना काम किया, कितना भ्रष्टाचार किया। अहम मुद्दा रहेगा क्या इस चुनाव में भ्रष्टाचार? नहीं, हेलो, ये बहुत अहम मुद्दा है, और लगातार ईडी के छापे सरकारी एजेंसियों के यहाँ और सरकारी अधिकारियों के यहाँ पड़ रहे हैं। कई लोग जेल में पहुंच चुके हैं, बहुत सारे लोग ऑन क्यू हैं। इसी उम्मीद पे चुनाव नजदीक टीएस बाबा इंतजार कर रहे हैं कि मैं अगला मुख्यमंत्री बनूंगा। लगातार वो प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा भी कर रहे हैं, हम सब लोग देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी प्रशंसा की, हाँ, प्रधानमंत्री ने भी प्रशंसा की, मैं तो ये कह रहा हूं। लेकिन वो उसको भी ऐड कीजिए कि वो जब आए बिलासपुर तो उन्होंने प्रशंसा की। जी, क्या उन्होंने प्रशंसा, अच्छे कामों की प्रशंसा करनी चाहिए। अभी हमने भी किया, महापौर जी ने एक अच्छा काम किया, हम भी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। अच्छा काम करेंगे तो प्रशंसा होगी। शुरू में तो ये लगातार आरोप लगाते रहे कि केंद्र हमारी राशि रोक रहे हैं, केंद्र हमारी राशि रोक रही है। तो आप और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कई मकान बनने से वंचित रह गए थे, तो आपका ये मानना केंद्र राशि नहीं रोक रही है? अब तो टीएस बाबा खुद ही बोल रहे हैं कि राशि नहीं रोक रही है, बराबर का हिस्सेदारी दे रही है। रायगढ़ में उन्होंने कहा बराबर का हिस्सेदारी दे रही है, हमारे साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं कर रही है, समान व्यवहार है, बहुत समदर्शी। जी जी जी, जवाब तो आना चाहिए। जी, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा, शिष्टाचार है। और प्रधानमंत्री जी पूरे देश के हैं, और अगर मंच पे जो प्रधानमंत्री का स्पीच होता है तो पूरा विश्व देखता है। और उन जगहों पर शिष्टाचार का कहीं ना कहीं पर पालन भी होना चाहिए और निभाना भी चाहिए। और टीएस सिंहदेव जी जो बात कहते हैं बेबाकी से कहते हैं। उनका जो कहने का जो बात था वो वास्तव में मेडिकल के क्षेत्र में जो सहयोग, जो काम हुआ है, उस बात को उन्होंने कहा। मेडिकल कॉलेज की संख्या पहले 4 से आज बढ़ी है, और केंद्र सरकार ने उसमें पहल की है।
तो उस बात को अगर हम मंच से नहीं कहें तो कैसे काम चलेगा। लेकिन टी.एस. सिंहदेव जी जब ये कह रहे हैं कि आप हमको धमकाते और चमकाते हो किस बात पे कि अगर समर्थन मूल्य से ऊपर का धान खरीदे किसानों से आप, तो हम सेंट्रल पूल में चावल नहीं खरीदेंगे, तो ये भी कहने से टी.एस. सिंहदेव जी गुरेज नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति तो बनी थी सिसोदिया जी, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, धान खरीदी अपने आप में एक बहुत व्यापक मुद्दा है। मुझको लगता है कि अगर बहस की शुरुआत जो है की जाए, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की या तो उसी पर टिकी है। अगर आप इसके लिए पर्याप्त समय है आपके पास, तो मैं आपको पूरी बात विस्तार से बताऊंगा। हमारे पास धान, पूरे देश के पास बहुत सरप्लस धान है, और सरप्लस धान होने के कारण धान की खरीदी को छोड़ करके धान के अलावा अन्य प्रकार के क्रॉप को भी बढ़ावा मिले, अन्य प्रकार के खेती को भी प्रोत्साहन मिले, उसका रकबे में भी बढ़ोतरी हो। बहुत सारे, जिस समय में हम बहुत सारा अपना धान की फसल को यूं ही हमारा सड़ जाता है, उसी दौरान हमको दलहन और तिलहन की फसलों को बाहर से आयात करना पड़ता है। दलहन और तिलहन की फसलों को बढ़ावा मिले, फलों को बढ़ावा मिले, उद्यान को बढ़ावा मिले, इस उद्देश्य को लेकर के कई बार हम लोगों को ये बात कहनी पड़ती है कि धान की खरीदी के अलावा भी दूसरे खेतों को भी प्रोत्साहित कीजिए। जब वो ये कह रहे होते हैं तब उस समय में उनकी मंशा ये होती है, उस मंशा को तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया जाता है। धान, हमारा धान का कटोरा है। छत्तीसगढ़ में जितनी धान अब खरीदे जा रहे, उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट में भी नहीं खरीदी जाती थी। रिकॉर्ड धान खरीदी होता है, और उसमें जो आज ये 26 रुपए दे रहे हैं, उसमें 21 रुपये 83 पैसे का जो सहयोग है वो केंद्र सरकार से मिल रहा है, सेंट्रल पूल से मिल रहा है। आपको धान के जितने रकबे में अभी बुआई हो रही, उतने रकबे की खरीदी है, उसका जब आप मूल्य और बढ़ाएंगे तो बाकी की खेती बंद हो जाएगी। बहुत बात हो गई जी। धान के बारे में जो बात भारत भाई कह रहे हैं कि धान के खेत में धान ही होगा, छत्तीसगढ़ का जो क्लाइमेट है। अब गादर चौर और बहरा में हम तो नहीं कर सकते कोई दूसरा क्रॉप, और अपलैंड पे किसान लगाता भी नहीं है धान, वो मक्का लगाता है और दो दली फसल लगाता है। तो मृदा हेल्थ स्कीम भी चल रही है, सरकार ये बताने के लिए है कि लेकिन एक प्लान धान के लिए जी, जब हमारे पास मानव को उस धान को उपयोग करने के अलावा एक्स्ट्रा धान है, तो हम लोग एथेनॉल की तरफ जा रहे हैं। केंद्र सरकार को हाथ से हाथ मिला करके किसानों के हित में एथेनॉल प्लांट के ऊपर मदद करनी चाहिए, धान अपने आप उपयोग में आएगा। इस व्यापक सोच के साथ काम करने की जरूरत है। और धान का जो किसान है और जो हमारा भौगोलिक दृष्टिकोण है, भौगोलिक जो स्वरूप है, उसमें जो 1 नंबर और 2 नंबर के खेत हैं उसमें धान ही होंगे। गादर चौरा और बहरा में, अपलैंड में मक्का लगा रहा है किसान, मक्का का बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पे, मक्का का बहुत बड़ा प्रोडक्शन है यहाँ पे, और अन्य भी फसलों की खेती वो कर रहा है। सब्जी में हम लोग बहुत आगे निकल रहे हैं, उसमें भी काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ किसान। आप कोई क्वेश्चन भी कर रहे थे? जी जी, धान पे बात होगी। मैं तो कुछ ऐसे कार्यों को तिर्की जी से समझना चाह रहा हूँ, रेखांकित करें कि जिसमें बहुत बेहतर काम हुआ आपके कार्यकाल में। डॉक्टर साहब। नगरीय निकाय के तारतम्य में, नगरीय निकाय के तारतम्य में मैंने कहा कि जैसे 2015 से हम सॉलिड वेस्ट पे काम शुरू किए, और आज दिनांक तक भी हम हमेशा दिल्ली जाके वहाँ के मुखियाओं से अपना इनाम ले ही रहे हैं। और निश्चित तौर पे मैंने शुरू में ही कहा कि ये सबका है, सिर्फ अभी हम निगम में हैं तो ऐसा नहीं, सभी ने मिल के पुरजोर कोशिश करके, और महिलाओं के सशक्तिकरण का भी बात आया, वो एक बड़ी बात है। और रही बात, मेरी इच्छा थी शुरू से एजुकेशनल, उसमें अपने को शहर को बढ़ावा देना चाहिए। आज भी अगर मैं अपने बच्चे को कोटा अगर भेज रहा हूँ तो अंदर से एक होता है कि अंबिकापुर में भी भिलाई और दुर्ग के तर्ज पे यहाँ पे एजुकेशनल हब क्यों नहीं होना चाहिए। तो मेरी इच्छा, उसी में मैंने सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए बहुत जोर किया, और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी घोषणा भी हो गई है। तो एक अच्छा काम, और स्पोर्ट्स के लिए भी यहाँ पे बहुत गुंजाइश है, क्योंकि एक तो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, इसमें हॉकी, फुटबॉल, और आजकल जो हमारे बच्चे हैं इंडोर गेम्स में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो बैडमिंटन हो, बास्केट हो, अच्छे खेल में और अपनी ऊंचाइयों तक जा रहे हैं। तो उन सबको हम अगर बढ़ावा देंगे तो सरगुजा की एक पहचान बनेगी। मेरी एक इच्छा रही, तो ये 2 काम एक अच्छे हुए।
जिसके लिए कि हम कहेंगे कि एक मील का काबिलियत पत्थर जो है सा- हर इंसान में होती है, मंच मिलना चाहिए, बस सही जी, दिशा मिलना जी, चाहिए। जी। चलिए, महिला सशक्तिकरण की बात हो, इन दिनों महिला आरक्षण विधेयक की बहुत चर्चा हो रही है सिसोदिया जी, और चूंकि आधी आबादी में अगर छत्तीसगढ़ का रेशियो देखा जाए तो पुरुष मतदाता से महिला मतदाता अधिक है, तो फर्क पड़ेगा इससे? ये तो महिलाओं को ही तय करना है। लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में मोदी सरकार ने काम किया है, चाहे शौचालय निर्माण हो, प्रधानमंत्री आवास निर्माण हो, गैस का चूल्हा, उज्ज्वला योजना हो, वहां से लगातार सशक्त करने की दिशा में मोदी सरकार ने पहल किया है। इस समय में जो निर्वाचन की व्यवस्था है उसमें 33% का आरक्षण देकर के एक बहुत मील का पत्थर उन्होंने रखा है। इसके पहले 3 तलाक भी मुद्दा महिलाओं से जुड़ा हुआ ही था। इसके अलावा भी जो बातें हैं, लगातार महिलाओं के हित में जो फैसले लिए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि महिलाओं का जो समर्थन होगा वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जरूर रहेगा। चलिए राकेश जी। सर, महिला आरक्षण का हम सब लोग स्वागत करते हैं, और जब तक महिला सशक्त नहीं होगा देश विकसित नहीं हो पाएगा। और लेकिन जिसमें जितना ही विलंब होगा उतना ही हम लोगों को ये लगेगा कि हमारा देश को महिलाओं की भागीदारी और चाहिए थी। अब 2028 से पहले तो महिलाओं की भागीदारी पार्टियों के हाथ पे है कि पार्टियां अगर उनको मौका देती हैं तो होगी। जो 33% आरक्षण पास हुआ सर्वसम्मति से, उसमें डिलिमिटेशन और जो नई सीटों का जो अभी सीमांकन होना है उसके बाद महिला आरक्षण बिल पास, महिला आरक्षण लागू होगा, तो ये 2028 की एक भावी बात है। अभी वर्तमान में इसका लाभ तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी एक कदम आगे सभी पार्टियां, सभी लोग मिलकर के महिला आरक्षण को आगे लाए हैं। ये सभी के सोच में था कि देश का विकास 50% जो आबादी है उसके माध्यम से होगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में भी कई ऐसे काम हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे लाने के लिए पहल और उनको आगे लाने में हम लोग सफल हो पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले दौर की इस पर चर्चा को यही समाप्त करेंगे, और सिसोदिया जी, डॉक्टर अजय तिर्की जी, राकेश जी और साथ ही ललन जी, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और मैं चाहता हूं हमारे मुख्य अतिथि 2 मिनट के लिए अपनी जगह पे रहेंगे। आप सभी मुख्य अतिथियों का एक बार फिर से मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं साधना परिवार की ओर से। मैं चाहता हूं आप लोगों के कर कमलों पर आप लोगों के हाथों के द्वारा किसी को सम्मानित करना है, तो एक बार मैं चाहता हूं आप उनको सम्मान कर लें। तो शाहिद खान रेहाना फाउंडेशन अंबिकापुर, आप यहां पर उपस्थित हो जाए, और ललन प्रताप सिंह जी के हाथों कर कमलों के द्वारा आप स्मृति चिन्ह लें और जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। ललन प्रताप सर के हाथों जोरदार ताली, गिव द बिग हैंड ऑफ योर प्लीज। तो अगली कड़ी में चलते हैं। मोहम्मद फैजान MSO प्रदेश अध्यक्ष, मैं चाहता हूं उनका स्मृति चिन्ह राकेश गुप्ता जी अपने हाथों उन्हें देंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। अगली कड़ी में अनिल कुशवाहा पिछड़ा वर्ग जिला अध्यक्ष, उनका जी हमारे महापौर अजय तिर्की के हाथों के द्वारा उनको स्मृति चिन्ह दिया जाए। जोरदार तालियां बजती रहें, गिव द बिग हैंड ऑफ यू ऑल। और अगली कड़ी में विनय यादव पंच वार्ड क्रमांक 9 कंजिया कुसमी, उनको हमारे भरत सिंह सिसोदिया जी के हाथों स्मृति चिन्ह दिया जाए। तालियां बजती रहनी चाहिए। और एक सम्मान हमारे मुख्य अतिथियों के द्वारा हमारे RK गांधी मैनेजिंग डायरेक्टर एवं शेखर गुप्ता जी के हाथों के द्वारा मैं चाहता हूं स्मृति चिन्ह हमारे मुख्य अतिथियों को दिया जाए। और RK गांधी मैनेजिंग डायरेक्टर, आप ललन प्रताप सिंह जी को स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। ललन प्रताप सिंह जी को। और अगली कड़ी में राकेश गुप्ता जी को शेखर गुप्ता उत्तरी हमारे हेड है सरगुजा के, वो अपने अगली कड़ी में मैं चलता हूं फिर से RK गांधी जी महापौर जी को स्मृति चिन्ह दें। तालियां बजती रहनी चाहिए। और शेखर गुप्ता जी हमारे भरत सिंह सिसोदिया जी को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। आप सभी मुख्य अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन।